नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ। इसमें अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। जो प्रैक्टिस सेट है सब आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, हिंदी टोटल कंप्लीट कराई जाएगी, एक एक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक कराया जाएगा। शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्रविड़ परिवार की भाषा, हिंदी में कितने भाषा परिवार है? तो हिंदी में 4 भाषा परिवार है। पहला भाषा परिवार भारतीय भाषा परिवार, जिसमें भारत और यूरोप की सभी भाषाएं आ जाती है। उसके बाद दूसरा आता आपका द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा होता आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और जो चौथा होता आपका चीनी तिब्बत भाषा परिवार। चारों भाषा परिवार पूछे जाते हैं, याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला भाषा परिवार भारतीय भाषा परिवार है, जो हिंदी परिवार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ये संपूर्ण परिवार का कितने परसेंट है? 73%, याद रखना। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा परिवार द्रविड़ परिवार, कितने परसेंट है? 25। उसके बाद तीसरा ऑस्ट्रिक परिवार 1.3%, और बचा कितना? 0.7%। कौन सा आपका? चीनी तिब्बत परिवार। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा परिवार तो भारतीय परिवार, सबसे छोटा परिवार चीनी तिब्बत परिवार। लेकिन क्वेश्चन क्या है? द्रविड़ परिवार में। तो द्रविड़ परिवार में कितनी भाषाएं आती हैं, याद रखना। इसमें आपकी 4 भाषाएं आती है जो हमारी महत्वपूर्ण है। पहली आती है तमिल, दूसरी होती है आपकी तेलुगु, तेलुगु, उसके बाद मलयालम, और चौथी होती है आपकी कन्नड़। ठीक है, तो याद रखना जो दिया गया विकल्प तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, तो कहना कन्नड़ भाषा है। उसके बाद अगर पूछे द्रविड़ परिवार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो कहना तमिल द्रविड़ परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे क्लासिक भाषा कहा जाता है। क्लासिक भाषा किसे बोला गया है, तो कहना तमिल भाषा को क्लासिक भाषा बोला जाता है, और तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट बोला गया है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्रविड़ परिवार की वो कौन सी भाषा है जिसपे संस्कृत का सर्वाधिक प्रभाव है। तो द्रविड़ परिवार की तेलुगु ऐसी भाषा है जिस पर संस्कृत भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है। तो इसमें जो दिया गया है समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है, तो याद रखना उल्टा पिरामिड शैली ऐसी शैली हमारी जो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी और लोकप्रिय शैली भी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि बायोडाटा को हिंदी में क्या कहते हैं। जो बायोडाटा तैयार करते हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो याद रखना बायोडाटा को हिंदी में कहते हैं स्वव्रत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बायोडाटा को? स्वव्रत। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगने से बना है। कौन सा पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगने से बना है। तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, भेड़ में अप्रत्यय लगने से भेड़ा बना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया आपका, संचार में शोर का मतलब क्या होता है। तो संचार में शोर का मतलब होता है संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। उपवाक्य से क्वेश्चन है, इसमें दिया गया पूरा वाक्य, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताने। पहले आपको याद रखना कि क्वेश्चन हमारा किससे? उपवाक्य से है। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला आपका संज्ञा उपवाक्य, दूसरा
विशेषण उपवाक्य और तीसरा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो उपवाक्य कितने भेद होते हैं? संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। याद रखना सर्वनाम इसमें काउंट नहीं होता, जबकि सर्वनाम पदबंध में आता है। अब देखो संज्ञा उपवाक्य में पहचान के लिए अगर आ जाए आपका या कहीं भी, तो कौन सा उपवाक्य हो जाएगा हमारा? संज्ञा उपवाक्य। अगर आ जाए जो, जैसा, जो, जैसा, जितना और जिसका, देखो अगर ये चार शब्द आए, जो, जैसा, जितना और जिसका, तो हमारा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जब आ जाए आपका जब, जहां, जब, जहां, ज्यों और जिधर, अगर ये आपको शब्द मिल जाए तो कौन सा हो जाएगा हमारा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये शब्द है, इनकी पहचान होती है। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य की पहचान किससे होती है कि इसमें वाक्य के बीच में यह आता है, विशेषण में जो, जैसा, जितना, जिसका आता है, क्रिया विशेषण में जब, जहां, ज्यों और जिधर आता है। अब देखो जो हमारा वाक्य दिया गया था, इसमें क्वेश्चन क्या हमारा? वही बच्चा सफल होता है जो, तो देखो इससे तो हम पहचान सकते हैं वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, तो हमारा कौन सा विशेषण वाक्य ऊपर हमारे वाक्य में पूछा भी यही है। ठीक है, अब देख लेते जो दिया गया, वही बच्चा सफल होता है जो क्या होता है? मेहनती होता है, जो मेहनती होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना उपवाक्य से क्वेश्चन है, जो शब्द बताए हैं उपवाक्य में उनसे क्वेश्चन आते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे हमारी गलती होती है। अब उपवाक्य से क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया? जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध, अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकाय, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अब देखो इसमें सब चीजें आ गई, जैसे सरकारी विभाग भी दिया गया है, संबंध भी दिए गए, अधीनस्थ भी आया है, स्वायत्त शासी भी है, विदेशी सरकार और राज्य सरकार और स्वैच्छिक संस्थान दिए गए। इसमें एक से भी पूछा जा सकता है कि जो पत्र सिर्फ सरकारी विभागों को लिखे जाते हैं वो कौन से पत्र हैं। तो आपको ये याद रखना सारे शब्द, सरकारी विभाग हो, अधीनस्थ, स्वायत्त शासन, विदेशी सरकार या राज्य सरकार या स्वैच्छिक संस्था, इन सबको कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो इन सबको लिखा जाता है हमारा सरकारी पत्र। कौन सा पत्र लिखा जाता है? सरकारी पत्र लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो याद रखना पहले तो आपको ईमेल जो है हमारा ये आधुनिक दृश्य माध्यम में आता है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर पूछा जाए ईमेल की खोज किसने की थी, तो एक व्यक्ति आते हैं जो जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने किसकी खोज की थी? कहना ईमेल की खोज की थी। और ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? इससे ऊपर भी पूछा जाता बायोडाटा के, यहां पूछा पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं पारपत्र। क्या कहते हैं? पारपत्र है। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है जो आज के समय के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया हमारा, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मतव्यय अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को क्या कहते हैं? ठीक है, अब देखो इसे कहते हैं आपका टिप्पणी। और आप अगर पूरा वो पढ़ोगे दोबारा से तो समझ में आ जाएगा। देखो किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर अपनी राय दी जाती है, मतव्यय अथवा आदेश निर्देश दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहना, उसे टिप्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया हमारा, कौन सा पद विकृत नहीं होता? अब इसमें क्या दिया गया? विकृत नहीं होता। इसमें दिया गया ऐसा, जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें कौन सा आपका परिवर्तित नहीं होता? अर्थात इसमें पूछा है अभिकारी शब्द। तो जो अभिकारी होते हैं हमारे, हमें पता है क्या होते हैं हमारे अव्यय क्या होते हैं? अभिकारी होते हैं। जबकि संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम क्या होते हैं?
ये हमारे विकारी होते हैं। ठीक है, तो अव्यय क्या होते हैं हमारे? अविकारी होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है? कौन सा पद विकृत अर्थात बदलाव नहीं करता। ठीक है, तो अव्यय में कोई बदलाव नहीं किया जाता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव के रूप तक पहुंचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परिभाषा भी पूछिए और आपको याद भी रखना है। देखो, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव के रूप तक पहुंचने के माध्यम में संस्कृत के अशुद्ध और टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये जो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत के ऐसे रूप जो संस्कृत से शुरू हुए हिंदी तक पहुंचे लेकिन बीच में उनका विखंडन हो जाता है, टूट जाते हैं, अशुद्ध माने जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक शब्द लिखते हैं हम, देखो यहां पे लिखा हमने अक्षर। अक्षर कौन सा शब्द है? ये हमारा तत्सम शब्द है। उसके बाद इसका जो तद्भव होगा आखर हो जाएगा। अक्षर का क्या होगा? आखर हो जाता है। लेकिन बीच में जो एक अशुद्ध शब्द आता है जो अर्ध तत्सम बनेगा, वो बनेगा आपका अक्षर। ठीक है, तो अक्षर क्या है हमारा? तत्सम। आखर क्या है? तद्भव। और अक्षर क्या बना हमारा? ये अर्ध तत्सम बना। कहने का मतलब संस्कृत से हिंदी के बीच में पहुंचने के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो क्या कहलाता है? हमारा अर्ध तत्सम कहलाता है। उसके बाद इसी तरह से आ जाता है आपका, जैसे तत्सम लिख देते हैं नवरात्रि। इसका तद्भव क्या होगा? नवरात्र। लेकिन इसका अर्ध तत्सम क्या होगा? तो अर्ध तत्सम होगा नवरात्र। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि संस्कृत से हिंदी तक जाने के बीच में जो शब्द आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, तत्सम और तद्भव के बीच की कड़ी किसे बोला जाता है? तो अर्ध तत्सम को बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, तद्भव और तत्सम के बीच की कड़ी अर्ध तत्सम होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है अशुभ का पर्यायवाची अच्छा नहीं है, ऐसा शब्द जो अशुभ का पर्यायवाची नहीं है। घोड़े के पर्यायवाची होते, पहले तो देख लेते। घोड़े का होगा आपका अश्व ही होता है। उसके बाद घोटक है होता है। उसके बाद बाजी होता है, जो शर्त लगाई जाती है घोड़ों पर उसे क्या कहते हैं? बाजी। रविसूत होता है, सूर्य के तेज दौड़ने वाला। उसके बाद सैंधव किसका पर्यायवाची है? अश्व। उसके बाद क्या होता है आपका? आशु विमान। आशु विमान। आशु विमान किसका होता है? ये भी आपका घोड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक, होता क्या नहीं है? तो याद रखना, तरंग नहीं होता, जबकि होता क्या है? तुरंग होता है। अगर तुरंग होता तो घोड़े का पर्यायवाची होता, लेकिन यहाँ पर तरंग लिखा है, तो याद रखना घोड़े का पर्यायवाची तुरंग होता है, अश्व होता, घोटक होता है होता, बाजी, रविसुत, सैंधव। उसके बाद आशु विमान। ये सब किसके पर्यायवाची है हमारे? ये हमारे सब घोड़े के पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है अधय का विलोम क्या होगा। पहले तो याद रखना किसकी आवाज देते हैं? ये हमारे है की आवाज देते हैं। ठीक है, जो विसर्ग होते किसकी आवाज देते? है की आवाज देते हैं। इसमें लिखा अधय का विलोम क्या होगा? तो अधय का विलोम होगा ऊपरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अर्थात अंबर का समानार्थी बताना है। अंबर का समानार्थी भी कैसा? जो बिल्कुल सर्वाधिक उपयुक्त हो। अन्य भी हो सकते हैं लेकिन सर्वाधिक जो उपयुक्त होगा अंबर का।
तो देखो इसमें जो दिया गया है अंबर का जो हमारा समानार्थी शब्द है ये दिया गया है आपका व्योम। किसका पर्यायवाची होता है आपका? ये आकाश का पर्यायवाची होता है। आकाश का पर्यायवाची होता है। अंबर भी आकाश का पर्यायवाची होता है। फलक भी होता है। फलक जन्नत का पर्यायवाची होता है, आकाश का भी होता है। नभ आकाश का पर्यायवाची है। उसका व्योम, अन्य शब्द में आ और भा आ जाता। पूछा जाए आभा किसका पर्यायवाची है? आकाश का। फलक, ठीक है, याद रखना। आसमान, तारापथ, ये तो सब आपको पता ही है। उसका देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होता आपका शपथ पत्र। देखो हिंदी अनुवाद पूछे गए हैं, बहुत सारों के पूछे गए हैं, पासपोर्ट का भी पूछा गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया हमारा, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुहावरा के बारे में पता कौन सी भाषा का शब्द है? ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और ये क्या होते हैं? हमारे वाक्य के अंश होते हैं। वाक्य के अंश होते हैं। मुहावरा क्या होते हैं? वाक्य का अंश, जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। और मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। इसमें दिया गया है अक्ष का अर्थ नहीं है। यह अक्ष का अर्थ कौन सा नहीं होता? आंख, सर्प, धुरी या पृथ्वी। तो अक्ष का अर्थ जो नहीं होता पृथ्वी, अक्ष का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद रखा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया गया उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो, उपसर्ग की बात है, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पहले तो याद रखना, उपसर्ग होते क्या? तो शब्द के अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं। कहां लगते हैं? आगे जुड़ जाते हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के हमारे 3 भेद होते हैं। पहला आपका संस्कृत, हिंदी और उर्दू। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद, 3 भेद होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के हमारे कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला आपका कृत प्रत्यय और दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसके साथ आते हैं? क्रिया के साथ आते हैं और आपके धातु के साथ। अगर क्रिया और धातु के साथ आए तो कौन से प्रत्यय होते हैं? कृत प्रत्यय। उसके बाद संज्ञा के साथ आए, सर्वनाम के साथ आए और विशेषण के साथ आए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ कौन से प्रत्यय आते हैं? तो कहना तद्धित प्रत्यय आते हैं। ठीक है, प्रत्यय से क्वेश्चन था, उपसर्ग से भी क्वेश्चन था, दोनों से क्वेश्चन है। और दोनों शब्द के अंश होते हैं। क्या होते हैं? दोनों आपके शब्दांश होते हैं, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी। और दोनों उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? हमारे अविकारी होते हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया, अन्वय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ये रिपीट क्वेश्चन है। अन्वय का जो संधि विच्छेद होगा हमारा अनुधन आय हो जाएगा। अगर संधि पूछा कौन सी हो जाएगी तो यण संधि हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है आजीवन में समास बताना है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण करना, अर्थात किसी को छोटा कर देना। और छोटा कितना कर देना? 33%। ठीक है, इसे कहते हैं संक्षेपीकरण। ठीक है, याद रखना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। उसके बाद बात कर लेते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर पूछा जाए हिंदी में समास के भेद। हिंदी में समास के भेद, अगर पूछा हिंदी में समास के भेद, तो हिंदी में समास के 4 भेद होते हैं।
अगर पूछा है नॉर्मल समास के भेद या पूछा है संस्कृत में, तो संस्कृत में समास के 6 भेद होते हैं, और पूछा है समास के कितने भेद होते हैं, तो भी 6 होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा था हिंदी में समास के भेद, तो कहना हिंदी में समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है हमारा आजीवन में कौन सा समास है। तो आजीवन में आ हमारा उपसर्ग दिया है, और उपसर्ग किस में आता है, हमारा अव्ययभाव समास में आता है। अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, और उपसर्ग के रूप में इसमें क्या क्या आते हैं, आ, अनु, यथा, यावत, हर, वर, डर, नी, बे, ये सब शब्द आते हैं। ठीक है, तो अव्ययभाव समास में उपसर्ग के रूप में क्या क्या आते हैं, आ, अनु, यथा, यावत, हर, वर, नी, डर, बर, बे, और रिपीट होते हैं सेम शब्द, जैसे पिता पिता, माता माता, चाचा चाचा, सेम शब्द रिपीट होंगे। दिन रात ऐसे नहीं होंगे, दिन दिन या रात रात। तो रिपीट शब्द किसमें होते हैं, तो कहना अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, एक गिव अवे है आपके लिए, आपको बताना है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं। ठीक, ये आपके गिव अवे है आपके लिए, तत्पुरुष समास के भेद और उपभेद बताने। जबकि मैं बता देता हूं आपको द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो कहना द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला आता है आपका समाहार द्वंद्व समास, उसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व समास, और लास्ट होता है आपका इतरेतर द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो द्वंद्व समास के आपके 3 भेद होते हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि इतरेतर समास किसका भेद है, तो ये आपका द्वंद्व समास का है। कल को वैकल्पिक भी पूछा जाता है, समाहार भी पूछा जा सकता है। उसके तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं ये याद रखना, और तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, इसमें मोहन बाजार जा रहा है, इसमें उद्देश्य क्या है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य बताना है। तो एक होता आपका हमारा याद रखना वाक्य के घटक। पूछा है वाक्य के कितने घटक होते हैं, तो वाक्य के 2 घटक होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है हमारा कर्ता, ठीक है, और विधेय क्या होता है, कर्ता जो कार्य करता हो उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, देखो उद्देश्य पहचान सकते हैं, उद्देश्य हमारा कर्ता है। क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो एक बार, मोहन बाजार जा रहा है में उद्देश्य क्या है, हमारा कर्ता, और कर्ता कौन है इसमें, मोहन। तो हमारा मोहन क्या हो जाएगा आपका उद्देश्य हो जाएगा, जबकि विधेय क्या हो जाता, विधेय बाजार जा रहा हो जाता। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा था वाक्य के घटक, तो वाक्य के 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य हमारा कर्ता होता है, और विधेय हमारा कर्ता जो कार्य करता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, इसमें उद्देश्य पूछा था, विधेय भी पूछा जा सकता था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य छांटना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह असली गाय का घी है, बी दिया गया है यहां शत्रु से खतरा है, सी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। उसके बाद देखते हैं अगला, इस प्रकार यहां अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। कौन सा हमारा इसमें शुद्ध वाक्य होगा, तो जो हमारा शुद्ध वाक्य है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहां शत्रु से खतरा है। ठीक है, ये हमारा शुद्ध वाक्य, अन्य जबकि जो हमारे अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 25 पहला दिया गया है कौन सा, सुपर्णखा, केंद्रीकरण, अशोक या स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य अशुद्ध लिखा है, किस तरह से लिखा जाएगा, स्वास्थ्य शुद्ध लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, अशोक तो गलत लिखा है, अशोक इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सुपर्णखा, ये भी गलत लिखा है, इसमें से हमारा बड़ा हो जाएगा।
सुपर्णखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 गलत है, एक सुपर्णखा, अशोक और स्वास्थ्य। तो सही क्या बचा आपका? केंद्रीकरण हमारा शुद्ध बचा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है इसमें, निम्न में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो भाव जो होते हैं हमारे रस के अवयव के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते, जबकि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस के अवयव के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें से कौन सी छंद शास्त्री प्रथम पुस्तक है? तो छंद शास्त्री प्रथम पुस्तक है छंद सूत्र। ठीक है, छंद शास्त्री पहली पुस्तक कौन सी है? छंद सूत्र है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा कथन हमारा गलत होगा? अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, अलंकारों के बिना काव्य की संरचना संभव नहीं है। क्या यह सही है? उसका देखते हैं तीसरा, सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। और जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रविष्णुता आती है। तो जो हमारा गलत दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा, अलंकार काव्य सौंदर्यता उत्पन्न नहीं करते, काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं बस। ठीक है, तो उत्पन्न नहीं करते, क्या करते हैं? अलंकार काव्य की सौंदर्यता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया हमारा आदिकाल में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो सभी को पता, आपको चंद्रप्रदाय द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो की जो मूल भाषा आती है, इसकी मूल भाषा अगर पूछी जाए कौन सी होती है, तो ब्रज इसकी मूल भाषा है। ठीक है, याद रखना, पृथ्वीराज रासो की मूल भाषा क्या है? ब्रज। किस काल में लिखी गई थी? क्या ना, आदिकाल में। किसके द्वारा लिखी गई? पृथ्वीराज रासो लिखी गई है चंद्रप्रदाय द्वारा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, मात्र आज्ञा में कौन सी संधि दी गई है? तो मात्र आज्ञा में जो संधि है हमारी, ये हो जाएगी आपकी मात्र धन आज्ञा अर्थात यण संधि। ठीक है, संधि विच्छेद किस तरह से होगा? मात्र धन आज्ञा अर्थात कौन सी संधि? यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देगा, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? 1973 में जो हमारा साहित्य पुरस्कार दिया गया था आलोक पर्व के लिए, ये किसकी रचना है? तो ये हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आलोक पर्व, जिसके लिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगर पूछा है साहित्य पुरस्कार दिया कहां से जाता है, तो दिल्ली से वितरण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? इनाम दास का पोथा कई बार पूछी गई है। उसके बाद नेक्स्ट अशोक के फूल, ये भी कई बार पूछी गई। उसका जो दे रखी आलोक पर्व, याद रखना, इनाम दास का पोथा, अशोक के फूल, ठीक है, और आलोक पर्व इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जबकि आलोक पर्व के लिए इन्हें हिंदी साहित्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है 1973 में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया हमारा विराम चिन्ह से दिया गया है। और इसमें देखते हैं हमारा पहले जो दिया गया अल्प विराम,
ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है आपका कोष्टक। हिंदी वाला कोष्टक ये होता है, जबकि कोष्टक 3 होते हैं, लेकिन ये हिंदी वाला है। उसके बाद दिया गया नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा संक्षेप सूचक। तो संक्षेप सूचक में जो आता है हमारा छोटा करने के लिए, जिस तरह से लोक सेवा आयोग लिख देते हैं और बाद में लिख देते हैं अनुच्छेद के बाद, उसके बाद बचा क्या, योजक चिन्ह। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, पहले का तीसरा, बी का चौथा, उसके बाद सी का दूसरा और लास्ट डी का हमारा पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना पूछे जाते हैं विराम चिन्हों के बारे में, यहां पूछ लिया गया विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठहराव होता है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठहराव। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20। किस व्यक्ति के आधार पर, कामता जी प्रसाद के आधार पर। ठीक है, उसके बाद जो योजक चिन्ह होता है इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन पूछा था कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता, तो कहना योजक चिन्ह का। उसके बाद विराम चिन्ह हमने लिए कहां से है, तो ये हमने अंग्रेजी भाषा से लिए। ठीक है, याद रखना विराम चिन्ह कहां से लिए गए, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा विराम चिन्ह है जो हमारा संस्कृत में प्रयोग नहीं होता, तो कहना योजक चिन्ह। किसके आधार पर विराम चिन्हों की संख्या 20 है, कामताजी प्रसाद द्वारा। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठहराव। वाक्यों को बोलते समय जो सांस लेने के लिए रुक जाते हैं वही हमारा विराम चिन्ह होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, कुसुम का विलोम शब्द होता है वज्र। ठीक है, जो आसान है उस पर बिल्कुल टाइम नहीं लेते। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये भी आपका विलोम शब्द है, वो विलोम शब्द तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कल्पित का क्या होगा, यथार्थ। विलोम शब्द से क्वेश्चन था। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दो पर्वतों के बीच की भूमि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन पूछा गया। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहते हैं, तो दो पर्वतों के बीच की भूमि होती है आपकी घाटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, जो उपकार को न मानता हो, जो उपकार को ना मानता हो उसे क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उपकार का मानता हो उसे उपकारी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। ये जो आपका दोहा है इसमें अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक बताए गए हैं। पहले तो बात कर लेते कि ये दोहा है किसका, तो ये दोहा है आपका कबीरदास का। ठीक है, जब मैं था हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं, ये किसका, आपका कबीरदास का। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आती है जो पूछी जाती हैं। पहली आपकी बीजक, शब्द, रमेनी और साकी। ठीक है, बीजक, शब्द, रमेनी और साकी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि कबीरदास किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो ये सदुक्कड़ी का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का, सदुक्कड़ी। अन्य किस नाम से जानी जाती है, तो इसे बोलते थे हम पंचमेल। यही पूछा है पंचमेल भाषा का प्रयोग कौन करते, तो कह रहे कबीरदास। इस पंचमेल में क्या क्या आती है, तो याद रखना राजस्थानी, उसका पंजाबी, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली और आपकी अवधी। ठीक है, पंचमेल की भाषा आती है कौन कौन सी, आपकी राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी और एक हो जाएगी आपकी ब्रज भाषा। पांचवी याद रखना कि पंचमेल की भाषा कौन कौन सी थी, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी, अवधी और ब्रज भाषा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था कि इसमें अंधियारा और दीपक किसका प्रतीक है, तो अंधियारा और दीपक इसमें आपका अज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है।
ठीक है, याद रखना इस तरह से दोहे पूछे जाते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जो हमारे गिव अवे क्वेश्चन है। तो गिव अवे के लिए आपको बताना है पहला, भारत की पहली राष्ट्रभाषा क्या थी। क्वेश्चन है पहला, भारत की पहली राष्ट्रभाषा क्या थी। ठीक है, हमारी पहली राष्ट्रभाषा क्या थी। उसके बाद नेक्स्ट बताना आपको कृदंत क्या होते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका जो बताना आपको पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन कहां हुआ, कब हुआ और अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये 3 गिव अवे आपके लिए बताना है। भारत की पहली राष्ट्रभाषा, पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन कब कहां हुआ था और कृदंत क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।